हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। मैं हूं विवेक और शुरू करता हूं आज के लेक्चर में चैप्टर 10 से, जो कि सीरीज चल रहा है कॉपीराइट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आज चैप्टर 10 तक पहुंचे हैं हम लोग और ऑलमोस्ट दो लेक्चर और होगा जिसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ सजेशन है तो आप अपने एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए वेलकम है। ठीक है, तो कॉपीराइट एक्ट अभी तक हम लोग क्या पढ़े, जो भी पढ़े देखो चैप्टर 9 तक पढ़ चुके हैं। आज से चैप्टर 10 से कैरी करना है आगे की ओर। तो चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेक्शन 79, कॉपीराइट एक्ट में 79 सेक्शन है और 15 चैप्टर्स है। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, तो सबसे प्रिलिमिनरी पढ़े, फिर कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट ऑफिस क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्री ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट का रजिस्ट्री होता है, वहाँ एक रजिस्ट्रार बैठता है। फिर कॉपीराइट सोसाइटी पढ़े, ब्रॉडकास्टिंग राइट पढ़े, परफॉर्मेंस राइट पढ़े हम लोग। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़े हैं जिसमें सारा टर्म्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो अगर आप देखे हैं तो ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से रिवीजन कर ले और अच्छी बात है। नहीं तो आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछले और भी लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए, तो आज चैप्टर 10 से रिलेटेड है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट है क्या? तो भाई मैं मान लो कि मेरा कोई वर्क है, मैं कोई बुक का ऑथर हूँ। ठीक है, मैं कोई एक बुक बनाया हूँ, लिखा हूँ, उस बुक का भाई कॉपीराइट रजिस्ट्री करवाना है तो कहाँ करवाऊंगा? तो रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट कहाँ करवाना होता है? तो कॉपीराइट ऑफिस में कराऊंगा। कहाँ कराऊंगा? कॉपीराइट ऑफिस में कराऊंगा। देखो जी, कॉपीराइट ऑफिस में कराऊंगा, रजिस्टर करा दूंगा। ठीक है, जो एक फॉर्म, उसमें एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं क्या कर दूंगा, रजिस्टर कर दूंगा। कहाँ? कॉपीराइट ऑफिस में। और वहाँ क्या होगा, एक रजिस्ट्रार होगा और उसमें देखो नेम, मैं प्रॉपर अपना नेम, एड्रेस ऑफ पब्लिशर्स, ऑनर ऑफ द कॉपीराइट, इसका ऑनर कौन है होता है। देखो कभी कभी ऐसा, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन या कन्फ्यूजन की बात नहीं है। कभी लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, मान लो कि मैं बनाया हूँ तो फिर ऑनर्स का नाम क्यों लिखना? भाई तो लिखना होता है सब कुछ। ठीक है, इसका रियल में ऑनर कौन है, मान लो कि बनाया कोई और ऑथराइज कोई और करवा रहा है, रजिस्टर करवा रहा है, तो होता है डेलीगेटेड, है ना, कि आपने बनाया और किसी और को डेलीगेट कर दिया, कॉन्फर कर दिया। तो उसमें देखो एक फॉर्म होता है, उसमें नेम एड्रेस ऑफ ऑथर, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑथर्स, पब्लिशर्स एंड ऑनर्स ऑफ द कॉपीराइट, सारा कुछ पार्टिकुलरली मेंशन होता है। ठीक है, तो देखो चैप्टर 10 में देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट से डील करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? तो कॉपीराइट ऑफिस में होगा। एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म के अकॉर्डिंग सारा कुछ उसमें एक रजिस्टर होगा, सब कुछ मेंशन किया जाएगा, इंटर होगा जिसमें नाम, ठीक है, पता, पब्लिशर्स और ऑनर ऑफ कॉपीराइट होगा। 45 देखना, सेक्शन 45, एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट रजिस्टर में क्या होता है? तो देखो वहाँ पे जनरली एक रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट बैठता है जिसका काम क्या है, एंट्री करना। ठीक है, एंट्री करना। 45 में याद रखना, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट होता है जिसका काम क्या है, एंट्री करना। और कौन एंट्री करवाएगा? तो भाई जो ऑथर होगा ना, ऑथर होगा, पब्लिशर्स होगा, जो रियल में ऑनर ऑफ द अदर पर्सन भी होता है ना, जो इंटरेस्टेड इन द कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट में इंटरेस्ट है, कोई किसी से बनवाया है, मान लो कि होता है ना बहुत सारा काम किसी दूसरे से बनवा देना पैसा देके और फिर वो अपने नाम पर रजिस्टर करवाता है, होता है ऐसा बहुत सा चीज़। जैसे प्रोड्यूसर का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। और क्या, प्रोड्यूसर क्या करता है, बहुत सारे लोग को हायर करता है, एक्टर को हायर करता है, डांसर को, परफॉर्मर को, बहुत सारी चीज़ों को हायर करता है, कोरियोग्राफी, कैमरा मैन, म्यूजिक मैन, लाइट, कैमरा, बहुत कुछ होता है एक मूवी बनने में। उसमें सारे लोग को पैसे पे हायर करता है बना, और क्या करता है जब वो रजिस्टर करवाता है तो वो अपने नाम से करवाता है। तो क्या बनाए बहुत सारे लोग मिलके, बट जो मेन करवाने वाला कौन है? ऑनर, तो प्रोड्यूसर है। तो वो कॉपीराइट ऑफिस में एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में एंट्री करना होता है। और करता कौन है? तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। चलो, सेक्शन 44 क्या है? रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स। और 45 क्या है? तो एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट का एंट्री रजिस्टर में एंट्री करना जी। ठीक है, ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। भाई ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, आपका नाम लिखा आ जाएगा। आप पहले जाओगे वहाँ पे, या एग्जांपल लो किसी भी स्कूल में है, आप एडमिशन करवाने के लिए गए हो, तो स्कूल में आप कैसे करवा लोगे? अब वहाँ पे जाओगे, एप्लीकेशन भरोगे, एप्लीकेशन दोगे, तभी जब कुछ टेस्ट वगैरह होगा, स्क्रूटनी वगैरह होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी तो होगा ना। ऐसे ही होता है। तो कॉपीराइट ऑफिस में भी ऐसे ही एंट्री होता है। कॉपीराइट ऑफिस में जो रजिस्टर होता है, एंट्री क्या होता है? तो वहाँ पे एक रिसिप्ट एप्लीकेशन दोगे, नाम भरोगे, नेम, एड्रेस, ऑथर, पब्लिशर्स एंड ऑनर ऑफ द कॉपीराइट का सब कुछ मेंशन करोगे। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को अगर ऐसा लगा कि ठीक है तो वो रजिस्ट्री कर देगा जी। 46 देखो, इंडेक्सेज, उसमें एक इंडेक्स बना होता है, सारा कुछ प्रॉपर कि कहाँ पे क्या होगा मेंशन होगा। ठीक है, 47 देखना, फॉर्म एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर का फॉर्म और इंस्पेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि आपने गया तो बताया कि हाँ जी मैं ये चीज़, देखो मैं एक बुक छापा हूँ, मैं एक किताब छापा हूँ, मैं या फिर नॉवल बनाया, या फिर कोई मूवी बनाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि काम करो, इसे रजिस्टर कर दो मेरे नाम पे। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। आप ठीक है कहेगा, ठीक है फॉर्म भरो, एफिडेविट लगा के दो, और आप रियल में आप, है ना, जैसे भाई आपको स्वीकार करना होगा ना, एक्सेप्ट करना होगा ये सही काम है, और उस वो इंस्पेक्शन में डाल देगा एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और इंस्पेक्शन के बाद क्या होगा, अगर टाइम के बीच में वो ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन दे देगा
कोई भी रिटर्न लेकर अगर अगर रियल में वो इन्फ्रिंज कॉपी होगा तो मैटर आगे बढ़ जाएगा एपीलेट अथॉरिटी में, और नहीं तो फिर एक टाइम पीरियड पार हो जाएगा, कोई क्लेम वगैरह नहीं आएगा तो उसका नाम पे फिर रजिस्टर कर देगा, और पेमेंट और उससे जो फी वगैरह होगा ना, जो नॉमिनल वगैरह जो चार्जेस होता है वो फिर लिया जाएगा। तो फॉर्म एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। 48 देखो, सेक्शन 48, रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स टू बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पार्टिकुलर एंटर्ड इन देयर इन। याद रखना जी, जो कॉपीराइट का रजिस्टर होता है ना वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। मान लो कि मैं कोई काम बनाया हूँ, मैं एक वर्क है मेरा, क्या हुआ, मैं रजिस्टर करवा दिया, ठीक है, रजिस्टर्ड करवा दिया एक कॉपीराइट ऑफिस में। तो कॉपीराइट ऑफिस का जो रजिस्टर है ना, उसमें जो नंबर है वो है एक प्राइमा फेसी एविडेंस हो गया मेरा, ये वर्क मेरा है पहला बार। मान लो कि सेम काम को मैं किया और उसी काम को कोई और पर्सन लेके चला गया 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो बोला कि नहीं एक तो काम मेरा है। तो एक एक्चुअली देखो, लेट बी एज्यूम दैट, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, या फिर लेट द लॉ एज्यूम दैट, लॉ ऐसा मानता है कि जो पहले आया है भाई उसी का होगा। बट ऐसा नहीं कि जो पहले आया उसी का ही होगा हमेशा, ठीक है, वो फिर ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। बट प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होगा, प्राइमा फेसी भाई उसका था तभी तो पहले आया ना, ऐसा ही माना था, ठीक है। तो देखना, प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, कोर्ट में आप इसे यूज कर सकते हो। उसमें कॉर्पोरेट ऑफिस का सील्ड होता है, ठीक है, मुहर वगैरह होता है, सब कुछ लगता है, वो सब कुछ वैलिड होता है कोर्ट में, आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो याद रखना, रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट जो होता है ना, प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, सेक्शन 48। तो सेक्शन 48 क्या है, प्राइमा फेसी एविडेंस होता है क्या, रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट। 46 क्या है, इंडेक्सेज। 45 में देख लो जी, आप फिर से मैं बता रहा हूँ। 44 से आते हैं, फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूँ, चैप्टर 10 सेक्शन 44 रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स। 45 इंट्रोजन रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स, ठीक है। 46 देखो, इंडेक्सेस। 47 फॉर्म एंड इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीराइट का रजिस्टर, फॉर्म एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर का फॉर्म और इंस्पेक्शन होता है एक रीजनेबल टाइम पीरियड के बाद, उसके बाद ही आपका रजिस्टर्ड होगा। और 48 देखो, जो कॉपीराइट का रजिस्टर होता है ना, वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, कोर्ट में यूज हो सकता है वो रजिस्टर। 49 देखो, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स। अगर कॉपीराइट्स के रजिस्टर में कुछ गलत हो गया है तो उसमें क्या हो सकता है, करेक्शन हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई किसी का नाम गलत हो गया, किसी के ऑनर का नाम मिस्टेक बाय मिस्टेक, मतलब बोनाफाइडली मिस्टेक हो गया, मिस्टेक से वो किसी का नाम गलत लिख गया, तो उसमें कोई कंडीशन आ गया, क्या होता है, करेक्शन हो सकता है जी, ठीक है। यहाँ पे करेक्टिंग एनी एरर इन द नेम, करेक्टिंग एनी एरर, देख किसमें करेक्शन किया जाता है, नेम में, एड्रेस में, या कोई और पार्टिकुलर्स में, ठीक है। करेक्टिंग एनी एरर्स, किसी भी एरर से, जैसे एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन, कुछ गलती हो गया है बोनाफाइडली, ऐसा नहीं अनइंटेंशनली, तो वो करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो कॉपीराइट का जो एंट्री होता है ना रजिस्टर में, उसमें करेक्शन किया जा सकता है, सेक्शन 49 है, ठीक है। 50 देखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर बाय प्लेट बोर्ड। कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, एग्रीड पर्सन या कोई रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट या फिर कोई एग्रीड पर्सन, ठीक है, एप्लीकेशन देने के बाद प्लेट बोर्ड क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट को बुलाता है, फिर वहाँ से जो रजिस्टर होता है उसे रेक्टिफाई करता है, उसे चेक करता है कि अगर कोई एंट्री रॉन्गली ओमिटेड टू मेड, अगर कोई गलत तरीके से मेड हो गया, ठीक है, कोई गलत तरीके से बच गया, कोई गलत तरीके से रॉन्गली एंट्री हो गया, करेक्शन हो गया, ठीक है, कुछ गलत करना है, तो सारा कुछ क्या होता है, रेक्टिफिकेशन किया जाता है। ये कौन रेक्टिफाई करता है, तो प्लेट बोर्ड करता है। ऐसे भी देखो, कोई अगर डिस्प्यूट होगा तो कहाँ डील किया जाएगा, एप्लेट बोर्ड में ही। कॉपीराइट से मैटर को सिर्फ देखो, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ऑफिस में जो होता है ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, बट जो भी डिस्प्यूट अराइज होगा वो सबका सब एप्लेट बोर्ड में देखा जाएगा, ठीक है। सेक्शन 50A देख लेना, एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट इट इज टू बी पब्लिश्ड। हाँ जी, अगर कॉपीराइट का जो ऑफिस रजिस्टर है ना, उसमें अगर मान लो कि आपने कॉपीराइट गया, रजिस्टर करवा दिया, जितना भी रजिस्ट्री होता है कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन होता है, सबको पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट में रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिशियल कॉपीराइट, ठीक है, पब्लिश किया जाता है कि कौन, मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट एक तरह का। मान लो कि अगर जो भी रजिस्ट्री हो गया, मान लो कि इस महीने में जो भी रजिस्ट्री हुआ, या तो मंथली या जो भी, मतलब बाय रूल जो भी ऑर्डर के द्वारा बना हुआ है, या तो इस पूरे मंथ या पूरे एनुअली, ऐसा जनरली तो मंथ का ही होता होगा, मतलब कि इस मंथ में जितना भी रजिस्ट्रेशन हो गया ना, रजिस्ट्री होगा, सबको पब्लिक, सॉरी जो कॉपीराइट का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, गैजेट है, उसमें ऑर्डर बना कर दिया था, हाँ देखो ये इसके नाम पे रजिस्टर हुआ है, ठीक है। तो एक पब्लिश जो है किया जाता है। चलो चैप्टर 11 देखते हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अगर कॉपीराइट का वायलेशन होगा तब क्या होगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सेक्शन 51 चैप्टर 11 याद रखना, चैप्टर 11 इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है क्या, तो अगर आप देखो, आप कोई वर्क बनाया है और रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आपका कॉपीराइट उस पर आ गया, बट अगर उसका कोई लीगल तरीके से वायलेट करता है तब जाके वो क्या होगा, इन्फ्रिंज होगा, यानी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट का गलत मतलब कि इलीगली यूज करना। देखना, व्हेन एनी पर्सन 51 का ये देखना, किसी वर्क को हम लोग देखो,
कॉपीराइट इन वर्क शैल बी डीम टू बी इन्फ्रिंज। कब हम लोग मानेंगे कि कोई भी वर्क इन्फ्रिंज हो गया? तो व्हेन एनी पर्सन विदाउट लाइसेंस, अगर कोई पर्सन बिना लाइसेंस के ग्रांट करता है किसी को कॉपीराइट ऑफिस, मान लो कि वर्क पर्सन जेड का है, कोई जेड का है, कोई वर्क है, और जेड के पास लाइसेंस है, ए जो है ना डी को ऐसे ही बिना उसके इजाज़त का लाइसेंस दे दिया, तो जेड का जो कॉपीराइट है ना, वो तो वायलेट हो गया। तो इस कंडीशन में जेड का राइट को हम लोग मान लेंगे कि इन्फ्रिंज हो गया। ठीक है, चलो फिर देखो, डज ए थिंग परमिट्स फॉर अ प्रॉफिट एनी प्लेस टू बी यूज्ड। ठीक है, परमिट्स फॉर प्रॉफिट, अगर कोई किसी का वर्क से प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तब जाके वो वायलेशन मान लिया जाएगा। ऐसे ही कोई चीज़ देखो, अगर प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट यूज के लिए, नॉन कमर्शियल यूज के लिए कोई कुछ किया है तो उसमें कॉपीराइट नहीं आता है। बट अगर किसी चीज़ से प्रॉफिट कमा रहे हो तब जाके कॉपीराइट आता है, ऐसे नहीं माना था। ठीक है, अगर मान लो कोई गाना है अरिजीत का, मैं उसका सुन रहा हूँ, या कोई मूवी है मैं देख रहा हूँ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, तो वो कॉपीराइट वायलेशन और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आता। बट अगर उसमें कमर्शियल पर्पज यूज कर रहा हूँ गलत तरीके से, बिना रॉयल्टी दिए हुए अपना एक मूवी थिएटर में दिखा रहा हूँ, तब जाके वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट आएगा। ठीक है, अगर देखो फिर एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन बेच रहा है, सेल कर रहा है, हायर लेट्स हायर फॉर सेल, अगर किसी को हायर कर रहा है सेल करने के लेकर, कोई ट्रेड कर रहा है किसी वर्क को लेकर, तब जाकर वो कॉपीराइट इन्फ्रिंज आएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, बिजनेस के लिए, बाय द वे ऑफ ट्रेड एग्जीबिशन पब्लिकली, अगर वो ट्रेड के फॉर्म में इंपोर्ट इनटू इंडिया में अगर ला रहा है तो वो सब कॉर्पोरेट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। बट अगर वो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए कर रहा है, पब्लिक पर्पस के लिए कर रहा है, रिलीजियस पर्पस के लिए कर रहा है, तो उसमें कॉर्पोरेट इन्फ्रिंजमेंट नहीं आता है। बट कॉर्पोरेट इन्फ्रिंजमेंट किस में आएगा? तो सेक्शन 51 चैप्टर 11 में देख लेना किस में आएगा। तो विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो किसी दूसरे के वर्क से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहे हो, तब जाकर कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। मेक फॉर सेल और हायर, अगर कोई पर्सन बी देख लेना, व्हेन एनी पर्सन मेक्स फॉर सेल और हायर, किसी चीज़ को बेचता है या फिर हायर करता है बेचने के लिए किसी दूसरे के कामों को। मान लो कि मेरा एक बुक है, मैं हूँ विवेक, मेरा एक बुक है, मैं ठीक है कॉपीराइट से ही रिलेटेड एक बुक बनाया, और उस बुक से रिलेटेड कोई एक पर्सन जिसका नाम है, मान लो नाम है क्या बताऊँ, रवि, ठीक है, रवि एक पर्सन है। रवि जो है मेरा बुक को गलत तरीके से बिना विदाउट माई लाइसेंस, विदाउट माई परमिशन, मेरे वर्क को, मेरे बुक्स को जो कि कॉपीराइट पे है, वो उसे क्या कर रहा है, किसी को बेच रहा है, सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, ऐसा नहीं अपने ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंज माना जाएगा। बट अगर जो रवि मेरा बुक से वो खुद लेकर पढ़ रहा है, लोगों को बता रहा है कि हाँ जी, स्टूडेंट्स को बता रहा है कि आप इस बुक को खरीदो पढ़ो, या अगर जो पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, किसी को पढ़ा रहा है, तो उसमें नहीं होगा। बट वो कमर्शियल बेनिफिट जैसे ही कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आएगा। ठीक है, अगर रिसर्च मैटर के लिए, एजुकेशन के मैटर के लिए ले रहा है तो उसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं आता है। ठीक है, सेक्शन 52 सर्टेन एक्ट नोट टू बी इन्फ्रिंज ऑफ कॉपीराइट, कुछ एक्ट जो है ना कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। देखो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कब आएगा? जब विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के किसी भी वर्क को दूसरे के काम को अपने काम बताना होता है ना, कि किसी दूसरे के घर को अपना घर बताना। एक गाना है राहत फ़तेह अली खान का, मैं भूल रहा हूँ उस गाना का नाम का, ऐसा ही कुछ होता है। तो किसी दूसरे के घर को अपना घर बताना क्या है, एक तरह का गलत तरीका है ना भाई, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा उस पर भी। जैसे इसी तरीके से किसी दूसरे कामों को बिना उसका लाइसेंस के अपने बेनिफिट के लिए बेचना, खरीदना, ट्रेड में यूज करना, प्रमोट करना, तो उसमें क्या है, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है। बट वह सारा कंडीशन बताइए जिसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं आएगा। तो फेयर डीलिंग में देखो सेक्शन 52 में क्या है, इसमें देखो 51 में क्या है, इन्फ्रिंजमेंट क्या है, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कब होगा। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कब होगा, ठीक है, जब बिना लाइसेंस के, विदाउट लाइसेंस तुम किसी दूसरे के वर्क को अपने प्रॉफिट के लिए, कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज करो, तब होगा। और 52 में क्या बता रहा है देख लेना, इन्फ्रिंजमेंट कौन से काम में नहीं आएगा, मतलब किसी के काम को कैसे यूज करेंगे कि हम लोग इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट का वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट नहीं लाएंगे, आएगा हम लोगों को। बताओ, तो फेयर डीलिंग विद एनी वर्क, किसी वर्क से फेयर डीलिंग करना। ठीक है, मतलब कि फेयर डीलिंग से प्राइवेट और पर्सनल यूज करना। किसी दूसरे का बुक है भाई, मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, तो क्या वो कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है, वो तो बनाया ही है पढ़ने के लिए ना। मैं उसे पैसा पेड किया हूँ बुक का, 200, 250, 400 जो भी है पैसे है, मैं उसे बुक किया हूँ। मान लो कि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन का 2 बुक है, डी बसु का है और एक MP जैन का है, और भी 2-3 बुक है मेरे पास। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का 2-3 बुक मेरे पास है, एक BR एक्ट भी है, एक लक्ष्मीकांत का भी बुक है। तो मैं वो सारे बुक, देखो मेरे पास MP जैन का है, ठीक है, MP जैन का है, DD बसु का है, BR एक्ट भी है, फिर देखो लक्ष्मीकांत का भी है, जो APSC के लिए आता है, ये भी है।
ये 4 बुक्स है, ये 3 बुक्स हैं जनरली, ठीक है। अब बताओ ये 3 बुक्स को मैं किस लिए मैं परचेज किया हूँ पैसे से, मैं क्यों किया हूँ, मैं खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, रिसर्च के लिए, तो उसमें कॉपीराइट का नहीं आएगा। फेयर डीलिंग विद, देखो ये में देखना, फेयर डीलिंग विद एनी वर्क। अगर मैं इसे एजुकेशनल पर्पस के लिए किया हूँ, कहीं पब्लिकली पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हाँ जी एक काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एमपीजन पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन और अच्छे से पढ़ना है तो डीडी वैसे पढ़ना, अच्छे से सिर्फ एक्ट को समझना है तो बे एक्ट पढ़ना, अगर कुछ तुम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हो, यूपीएससी के लिए देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इलेक्शन का पढ़ना, अगर तुम बहुत अच्छा जानना चाहते हो, इसमें एक लेक्चर बनना चाहते हो, अच्छे फील्ड में जाना चाहते हो तो सारे बुक्स को पढ़ लेना जी। तो इसमें क्या है, मैं प्रमोट कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो इसमें कॉपीराइट नहीं आएगा। फिर ए में देखना, मेकिंग ऑफ कॉपीज, ए देख लेना यहाँ पे, मेकिंग ऑफ कॉपीज और एडेप्टेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम लॉफुल प्रोसेसर, कोई लीगली ऑथराइज पर्पज, लीगल पर्पज के लिए किया जा रहा है तो उसमें भी नहीं होता, जैसे यूटिलाइज करने के लिए, अगर कोर्ट का ही ऑर्डर है तो उसमें नहीं होगा, जब तक कोई उस काम का कोई लॉस नहीं होगा, टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहा है तो उसमें भी नहीं होता है, ठीक है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। फिर ए भी देखना, यहाँ पे ए भी क्या है, तो कोई इंडिपेंडेंटली कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, इंटरऑपरेटिबिलिटी है, इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है तो इसमें भी कॉपीराइट नहीं आता है। फिर ए सी देखना, द ऑब्जर्वेशन स्टडी और टेस्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम इन, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, उसे पढ़ने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कोई प्रिंसिपल्स का आइडिया और प्रिंसिपल्स को देखने के लिए, उसमें भी कॉपीराइट नहीं आता है। डी में देख लेना, एडी में देख लेना जी, मेकिंग ऑफ कॉपीज और एडप्टेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम पर्सनली और लीगली, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें, या उसे कोई देख लो, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, उसे मैं पर्सनल यूज के लिए, नॉन कमर्शियल प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मतलब नॉन पर्सनल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे नॉन कमर्शियल यूज कर रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए रखा हूँ, लीगली ऑक्युपाइड किया हूँ, ठीक है, तब उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। बट जैसे ही कमर्शियल बेनिफिट आएगा, विदाउट कंसेंट आएगा, अगर जो ट्रेड के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए बिना कंसेंट के यूज कर रहा हूँ तब आएगा। देखो MP जैन का बुक मान लो कि मैं परचेज किया हूँ पर्सनल बेनिफिट के लिए, खुद पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तब कॉपीराइट नहीं आएगा। बट मैं बुक परचेज कर रहा हूँ और बेचने के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि बुक मेरा है, मैं उसे फिर से पब्लिश कर रहा हूँ किसी दूसरे फॉर्म में, उसी फॉर्म में अलग अलग उसका कवर बदल के, तो उससे क्या होगा, वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट आएगा। पर्पस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, डी में देखना, अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है, कोई कोर्ट का मैटर है, उसमें कॉपीराइट नहीं आता, वो कोर्ट का ऑर्डर है। कोई सेक्रेटरीट, ई में देखना, सेक्रेटरीट ऑफ लेजिस्लेचर, कोई लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का कोई ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया जा रहा है तो उसमें भी नहीं आता है जी। पीजी में देखो, कोई रीडिंग किया जा रहा है, रीजनेबल एक्सट्रैक्ट उसमें से कोई पब्लिक लिटरेचर के लिए, ड्रामेटिक कंडीशन के लिए, वर्क के लिए लिया जा रहा है, पब्लिक बेनिफिट के लिए पब्लिश किया जा रहा है तो उसमें भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब कोई बुक है उसमें से कोई 2-4 लाइन उठा लिया मैंने तो वो नहीं होता। देखो अगर पूरा कॉपी करना वो होता है, ठीक है, अगर किसी का बुक्स का 8-10% कॉपी करना वो नहीं आता, टोटल कॉपी करना चाहिए एज इट इज। एच में देखना, पब्लिकेशन इन कलेक्शन, कोई कलेक्शन है उसमें मैं उस चीज़ को छाप रहा हूँ, बोनाफाइड इंटरेस्ट है कैसा, तो बोनाफाइडली, देखो यहाँ पे बोनाफाइडली इंटेंशन के साथ, तो उसमें भी कॉपीराइट नहीं आता है। वर्क देखो, फिर यहाँ पे देखना एक्सप्लेनेशन है, वर्क ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप, अगर 2-4 मान लो कि 4 ऑथर है, ठीक है, 4 ऑथर मिलकर ना कोई एक मूवी बनाया, उसमें से कोई एक पर्सन है क्या, या कोई वर्क बना उसमें कोई एक पर्सन अपना उस चीज़ का बेनिफिट उठा रहा है, तो उसमें भी कॉपीराइट नहीं आता है, क्योंकि वो सारे लोग मिलकर बनाए हैं तो भाई, और जो देखो उसमें अपना अपना शेयर बन जाता है कि कौन कितने यूज करेगा। देखो कोई टीचर है, कोई क्वेश्चन का, कोई एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का पार्ट डील कर रहा है, आंसर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, तो उसमें कॉपीराइट नहीं आता कोई बुक्स का आंसर, ठीक है। जब ऐसा होता था भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बुक्स को प्रेफर नहीं किया था ना, होता है ना कि बुक बता दे कि बुक पढ़ना, वो सब होता नहीं है, कॉपीराइट आ जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क के लिए अगर होता है ना, किसी भी एजुकेशनल शैक्षिक संस्थान में ड्रामा वगैरह का म्यूजिकल वर्क के लिए स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन वाला जो होता है यूज करता है, कोई मूवी का सॉन्ग परफॉर्म कर रहा है उसके लिए नहीं होता, ठीक है। परफॉर्मेंस करना होता है, देखो डांसिंग वगैरह होता है ना जी, डांसिंग वगैरह परफॉर्मेंस किया जाता है, कोई एक्टिविटी जो होता है, कल्चर एक्टिविटी होता है, कोई भी एजुकेशनल कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उसके लिए जो उसमें कॉपीराइट नहीं आता, ठीक है। फिर के में देखना, कोई भी रिकॉर्डिंग करना पब्लिक बाय यूटिलाइजिंग इट, पब्लिकली, उसमें भी नहीं आता है, पब्लिक पर्पज़ के लिए। कब, जब वो क्लोज रूम में हो, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए किया जा रहा हो। कॉमन ऑफ द रेजिडेंट, मान लो कोई एक सोसाइटी हो, सोसाइटी वाले 8-10 लोग मिलके कोई एक मूवी देख रहे हैं साथ में, कोई एक मैच देख रहे हैं, उसमें कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है। एल में देखो, नॉन पेइंग ऑडियंस, ठीक है, कॉपीराइट को ऐसे यूज करना, किसी भी लिटरेरी वर्क को, ड्रामेटिक वर्क को, म्यूजिकल वर्क को, आर्टिस्टिक वर्क को अगर नॉन पेइंग ऑडियंस को दिखाया जा रहा है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, कोई धार्मिक संस्थान के बेनिफिट के लिए, और नॉन पेइंग ऑडियंस, याद रखना कोई वैसा ऑडियंस जो पैसा पे नहीं किया, उसमें भी कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है।
एम देखना, रिप्रोडक्शन इन न्यूज़ पेपर मैगजीन। देखो न्यूज़ पेपर मैगजीन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस टॉपिक अगर कोई मटेरियल किया जा रहा है उस पर तुम्हें उसमें भी कॉपीराइट नहीं आता है। नॉन कमर्शियल पब्लिक के लिए, पब्लिक पर कामों के लिए यूज़ किया जाता है उसमें भी कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है। अगर किसी भी कॉपीराइट की चीज़ 3 बार से ज़्यादा नॉन कमर्शियल पब्लिक लाइब्रेरी में यूज किया जा रहा है तो उसमें भी कॉपीराइट नहीं आएगा। यानी कि नोट मोर देन 3 कॉपीज ऑफ ए बुक, किसी भी बुक का 3 कॉपी से ज़्यादा यूज नहीं करना, यानी कि 3 कॉपी तक यूज कर सकते हो नॉन कमर्शियल पब्लिक लाइब्रेरी में। अगर तुम्हारा लाइब्रेरी है कॉमर्स तो उसमें 3 से ज़्यादा कॉपी नहीं रख सकते हो तुम। AP देखना, पर्पस ऑफ रिसर्च और प्राइवेट स्टडी, भाई पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, स्टडी के लिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लो ना, ये सब कंडीशन में कॉपीराइट नहीं आता। अगर इसमें भी कॉपीराइट आता ना तो आपके घर में या आपकी लाइब्रेरी में, आपके बुक शेल्फ पे या आपके क्या घर में या आपके बैग में जितना भी बुक्स वगैरह है ना, 2-4 जो भी बुक है उसमें आपका कॉपीराइट आता, आप जेल में रहते हैं, पैसा कंपनसेशन में भरते रहते, तो इस सब मैटर में कॉपीराइट नहीं आता। फिर देखो पब्लिक रिप्रोडक्शन और पब्लिकेशन ऑफ किसी भी चीज़ का, जैसे ऑफिशियल गजट है किसी भी एक्ट का, किसी भी लेजिस्लेचर का कोई एक्ट है, ठीक है। कोई मान लो कि बेयर एक्ट जो होता है ना, बेयर एक्ट तुम छाप रहे हो, पार्लियामेंट कोई लॉ लाया, उस लॉ का PDF को बेच रहा है तो उसमें नहीं है, तो वो भाई गवर्नमेंट कॉपी है, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है इसलिए, ठीक है। कोई जजमेंट है किसी भी कोर्ट का, अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जजमेंट पब्लिक डोमेन में रहेगा तो भी कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है। इसमें देखना मेकिंग और पब्लिशिंग, ठीक है। मेकिंग और पब्लिशिंग यानी पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ जो कि आर्किटेक्चर के लिए, पब्लिक यूज के लिए, उसमें भी नहीं आता है, याद रख लेना। बस कुछ है नहीं, बस ना, देखो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको रिवीजन करना होगा, उसके बाद याद हो जाएगा। कोई पब्लिक प्लेसेज है, प्रीमिसेस है, उसके लिए यूज किया गया, उसमें भी नहीं आता है। कोई आर्टिस्टिक वर्क का ऑथर है, ठीक है, जो कि मॉल स्केच यूज कर रहा है, उसमें भी नहीं आता है। मान लो किसी सामान का होता है ना, मान लो कि स्केच वगैरह, देखो मॉल्ड जो उसका ढांचा वगैरह स्ट्रक्चर होता है ना, कास्ट, स्केच पेन, प्लेन, ऐसा नहीं कि किसी कोई आर्किटेक्चर है, एक पेन से वो मैपिंग किया था, मान लो उस पेन से कोई बनाएगा नहीं, उस कंपनी के पेन से और भी लोग बना सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। W देखो, पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एनी प्योरली फंक्शनल पार्ट ऑफ यूजफुल डिवाइस, किसी भी डिवाइस से जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूज़ किया जा रहा है उस डिवाइस को और भी लोग यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। मान लो कोई एक पर्सन ने यूट्यूब से कोई एक लेक्चर बनाया है, वो लेक्चर बहुत फेमस है, उस लेक्चर को लेकर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो क्या है, तो वो लेक्चर कैसे बना, यूट्यूब से बना, बाय द मीडियम ऑफ, थ्रू द मीडियम ऑफ यूट्यूब, तो क्या यूट्यूब से कोई लेक्चर नहीं बनाएगा, बनाएगा, ठीक है। तो हमेशा प्रोडक्ट पे होता है, ठीक है, उसके मीडियम पे नहीं आता, याद रखना, कॉपीराइट हमेशा प्रोडक्ट पे आता है, उसके मीडियम पे नहीं आता है। और कॉपी देखिए एक और है, क्या है, आफ्टर द एक्सपायरेशन, बाई में देखना, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ कॉपीराइट, अगर कॉपीराइट का टर्म पार हो गया, एक्सपायर कर गया, तो तुम्हें कॉपीराइट नहीं आता भाई, टर्म ही 6 कब, ऐसा बताओ कब एक्सपायर करेगा, जब ऑथर का 60 ईयर हो गया है, प्लस हो गया है, नहीं सॉरी, ऑथर का डेथ हो गया है, या तो फिर काम का जो वर्क है ना उसका 60 साल हो गया रजिस्ट्रेशन के बाद, तब। चलो ऐसी है सेक्शन 52A, पार्टिकुलर टू बी इंक्लूडेड इन रिकॉर्ड एंड, कोई फिल्म में देखो कोई पार्ट को लेकर क्या है, तो नो पर्सन सेल पब्लिश, मान लो कि कोई एक मूवी बना रहा है, उसमें 10-15 लोग मिलकर बनवा रहे हैं मूवी, तो ऐसा नहीं कि कोई उसमें से कोई भी एक आदमी जो है ना, जब तक मूवी रिलीज हुआ ना उसका कोई पार्ट को रिलीज नहीं किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। मान लो कि कोई बुक है, मैं एक बुक को छाप रहा हूँ, तो उस बुक का कोई और पार्ट को तब तक अभी एज्यूम नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक उसका पूरा वीडियो फिल्म नहीं आ जाएगा मूवी का, तब तक। इंपोर्टेशन ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी, अगर कोई इन्फ्रिंजिंग कॉपी उसे तुम इंपोर्टेशन कर रहे हो, ड्यूली किसके द्वारा करोगे होता है, तो उससे फंसेगा भाई, तो कस्टम के पास कंप्लेंट किया था राइटिंग फॉर्म में, तो कौन करेगा। मान लो कि मेरा एक बुक है, ठीक है, उसके लीगल तरीके से कोई और पब्लिकेशन नहीं बेच रहा है, तो क्या करेगा भाई, मैं क्या करूँगा, तो मैं या फिर मेरा जो ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट है वो क्या करेगा, एक नोटिस देगा, ठीक है, एक गिव नोटिस टू द कमिश्नर ऑफ द कस्टम, जो कस्टम होता है ना, जब कॉपीराइट में पकड़ना है, उसके मैं एक नोटिस दूंगा, या फिर किसी भी अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट है, उसे मैं क्या करूँगा, एक नोटिस दूंगा कि एक काम करो, ये जो है ना, ये जो पर्सन मेरा जो बुक बेच रहा है, या जो मेरा जो प्रोडक्ट को इधर उधर कर रहा है, ही इज़ द ऑनर ऑफ द सेड, सॉरी, मैं जो एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मैं क्या हूँ, तो मैं ऑनर हूँ पब्लिक अथॉरिटी का, ठीक है, मेरे रिक्वेस्ट पे कस्टम वाले ने कंसिडर करेगा। फिर उसके बाद देखो, आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द एविडेंस, मैं जो अपने एविडेंस दूंगा उसका स्क्रूटनी करने के बाद फिर और मतलब कि वो सारा डिसीजन लिया जाएगा, डिस्क्रिशनरी मैटर होता है और अपीलेट में जाता है। फिर देखो 53 ये क्या है, तो रीसेल शेयर राइट्स इन ओरिजिनल कॉपी से लेकर कैसे कैसे बेचा जाएगा, ये सब मैटर है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग चैप्टर 13 के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं कल, और जुड़े रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो, ठीक है। थैंक यू।